सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज और मैं आपका मेजबान अनीस अंसार। दुनिया भर की सबसे ताजा और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप सबसे पहले हमारे अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। पहली बड़ी खबर है, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई को एक गंभीर चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि जब वे अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आएं तो उन्हें आसमान की तरफ देखना चाहिए और किसी भी तरह की गूंज या आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए। यह चेतावनी इस कदर तीखी है कि इसे रेड वेडिंग के संदर्भ में बताया गया है, एक ऐसा प्रतीकात्मक नाम जो कि उनकी प्रतीक्षा कर रहे खतरों को दर्शाता है। इसका मतलब साफ है कि ईरान के अंदर और बाहर तनाव चरम पर है और खामेनेई की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं हैं। यह क्षेत्रीय राजनीति में बड़े बदलावों का संकेत भी हो सकता है। अगली खबर देखिए, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की है। दोनों ने यूक्रेन संकट, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। यह बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि सऊदी अरब मध्य पूर्व की एक बड़ी ताकत है और उसकी विदेश नीति में बदलाव यूक्रेन संकट पर भी असर डाल सकता है। साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि वैश्विक राजनयिक प्रयास तेज हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाली वार्षिक रिपोर्ट में इजराइल के कब्जे को यौन हिंसा के मामले में सूचीबद्ध किया जाएगा। यह कार्रवाई इस आधार पर की जा रही है कि इजरायली बलों द्वारा फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ यौन हिंसा की विश्वसनीय रिपोर्टें मिली है। यह खबर विश्व राजनीति में एक बड़ा मोड़ हो सकती है क्योंकि यह इजरायल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को और बढ़ाएगी और क्षेत्रीय संघर्ष को नया आयाम दे सकती है। और अब एक और खबर, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता हमास के लिए कोई इनाम नहीं बल्कि एक स्पष्ट जवाब है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल प्राथमिकता बंधकों की रिहाई, गजा में भूखमरी रोकना और युद्ध को समाप्त करना है। उन्होंने बताया कि इजराइल ने गजा में पहले ही अपने दो मुख्य उद्देश्यों को हासिल कर लिया है, हमास की सैन्य ताकत को खत्म करना और अक्टूबर 7 तारीख के कत्लेआम के जिम्मेदारों को मार गिराना। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गजा पर कब्जे की योजना युद्ध को लंबा खींचेगी और दोनों तरफ कष्ट बढ़ाएगी। अगली बड़ी खबर, इजरायल की संसद की विदेश मामलों और रक्षा समिति की पहली बैठक हुई है, जिसमें अल्ट्राऑर्थोडॉक्स हारेदी युवाओं की सेना भर्ती के लिए बनाए जा रहे विवादास्पद बिल पर चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता नए प्रमुख बोआज बिस्मुथ ने की, जो यूली एडेलस्टीन की जगह लिए हैं। एडेलस्टीन पहले इस बिल को तैयार कर रहे थे, लेकिन जुलाई में उन्हें हटाया गया। यह बिल इजरायल के अंदर सामाजिक और राजनीतिक मतभेदों का बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि हारेदी समुदाय पर सेना की भर्ती को लेकर विवाद गहरा है। चलते हैं अगली खबर पर। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इजरायल के लिए फिलिस्तीनी राज्य का अस्तित्व सिर्फ आतंकवाद बढ़ने का खतरा नहीं, बल्कि इससे क्षेत्रीय सैन्य संतुलन में बड़ा बदलाव होगा। विशेष रूप से ईरान और उसके समर्थित प्रॉक्सी समूहों के बढ़ते प्रभाव से इजरायल के लिए सुरक्षा का संकट और गहरा हो सकता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया या पाकिस्तान जैसे देशों के माध्यम से ईरान के लिए परमाणु हथियारों का खतरा भी बढ़ सकता है, जो इजरायल के लिए एक अनदेखा लेकिन गंभीर खतरा होगा। अब एक और बड़ी खबर, सूडान के दारफुर क्षेत्र में स्थित अबू शौक विस्थापित शिविर पर रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) ने हमला किया। इस हमले में कम से कम 40 नागरिक मारे गए और 19 से ज्यादा घायल हुए। यह कैंप अल्फाशेर शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में है, जो सूडान की सेना के नियंत्रण में है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक मारे गए नागरिकों को या तो सीधे गोली मारी गई या फिर भटकी हुई गोलियों का शिकार बनाया गया। इस हमले की निंदा स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इस हमले के बाद आसपास के क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है क्योंकि RSF ने मई 2024 से अल्फाशेर पर घेरा डाल रखा है। मार्च में सूडान की राजधानी खार्तूम से सेना ने RSF को बाहर निकाला था, जिसके बाद से यह क्षेत्रीय टकराव और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक बड़े RSF अभियान ने अप्रैल में जमजम शिविर में भी कई लोगों को विस्थापित कर दिया था, जिन्होंने फिर अल्फाशेर में शरण ली। अब सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा में हो रही मानवीय त्रासदी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब कह रहा है, बहुत हुआ, अब बस। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में घोषणा की है कि वह फिलिस्तीनी राज्य को संयुक्त राष्ट्र में अगले महीने मान्यता देगा।
अगली खबर, गजा में भूख और कुपोषण से 2 बच्चों सहित 5 और लोग मरे हैं। इसके साथ भूख से मरने वालों की संख्या बढ़कर 227 हो गई है, जिनमें 103 बच्चे शामिल हैं। इसी बीच फिलिस्तीनियों ने गजा में इजराइल द्वारा मारे गए 5 अल जजीरा पत्रकारों का अंतिम संस्कार किया। इन हत्याओं के खिलाफ दुनिया के कई बड़े शहरों में जैसे लंदन, बर्लिन, ट्यूनिस और रामल्लाह में प्रदर्शन हुए। आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि गाजा में मानवता की रक्षा करना पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नैतिक, कानूनी और राजनीतिक जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजराइल जानबूझकर भूख, प्यास और चिकित्सा उपचार से वंचित करने को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव जीवन कोई सौदेबाजी का औजार नहीं है और न ही कोई दबाव का हथियार। और आखिरी बड़ी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। BLA को पहले से ही 2019 के कई आतंकवादी हमलों के बाद विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की सूची में रखा गया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि BLA ने 2024 में कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट के पास आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में इस समूह ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा किया था, जिसमें 31 नागरिक मारे गए और 300 से अधिक यात्री बंधक बनाए गए थे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अगर आप ऐसे और अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका धन्यवाद।